इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर कितना होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल मानिए और याद रखिए कि आपने नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल माना हुआ है जिसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इसका कुछ हिस्सा अंदर आएगा और कुछ हिस्सा इसके सरफेस पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद मैंने मान ली इसकी रेडियस कैपिटल आर और सरफेस पर एक छोटा सा ds सरफेस एलिमेंट लिया मैंने जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है होल सरफेस के, और वहाँ एक +1 कूलम चार्ज रख दिया जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ये चार्ज इसे रेपेल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। जब आप सरफेस पर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड तब चार्ज को सरफेस पर रखिएगा। मान लीजिए आपको कहा गया है कि आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप आउटसाइड कोई एक पी पॉइंट मान लीजिएगा। उस सरफेस एरिया को ds को आप यहाँ कंसीडर कर लीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप स्मॉल r मान लीजिए। एक बार तो आप आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे, एक बार सरफेस पर कैलकुलेट करेंगे और एक बार इनसाइड द स्फेरिकल शेल कैलकुलेट करेंगे। जब अंदर करेंगे आप कैलकुलेट तो पी पॉइंट अंदर मान लेंगे आप और वहाँ तक की दूरी को भी आप स्मॉल r मान सकते हैं। इसके बाद मैंने मान लिया कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम रो है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ds, जहां हम ये भी पता कर चुके हैं कि E वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच जो एंगल आता है वो 0 डिग्री का आ जाता है। तो cos 0 की वैल्यू 1 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास हो गया E ds। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे जब आप E और ds के बीच का तो cos थीटा आएगा और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी अगर आप पहली वीडियोस देख चुके हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन में ही लगता है। इसके बाद इस एप्लीकेशन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा, यहाँ पर इसके बाद आप जानते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये इक्वेशन मैंने सेकंड मान ली। मैं कहूँगा केस फर्स्ट, व्हेन P पॉइंट आउटसाइड, व्हेन P पॉइंट आउटसाइड, जब P पॉइंट इस स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल से बाहर है, तब आप इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रखिएगा और आपके पास ये इस तरीके से रखी जाएंगी और आपको कैलकुलेट करना है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप E की वैल्यू निकालने के लिए E को यहीं रख के रखेंगे और इसके बाद ds को नीचे भेज देंगे और ds की वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि अब आपने क्या माना हुआ है बाहर तक की दूरी को स्मॉल r। तो आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इसके बाद अगर कोई आपको कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आप केस सेकंड लेंगे और सेकंड केस में आप लिखेंगे व्हेन P पॉइंट एट सरफेस। यहीं कहीं मैं सिखाऊंगा आपको कैसे आप याद रख सकते हैं एट सरफेस। सरफेस पर फिर दोबारा से इस इक्वेशन को बराबर रखेंगे और ds की वैल्यू को आप 4 पाई r स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन सरफेस पर आपको जो आंसर देना है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में देना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में आंसर देने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 3 से यहाँ, r से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और r से मल्टीप्लाई यहाँ। अब आपके पास ये आ गया 4/3 पाई r क्यूब और ये रहा आपके पास चार्ज, और चार्ज अपॉन 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 मतलब 4/3 पाई r क्यूब, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं रो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस आपके पास आया 3 एप्सिलॉन नॉट। ये एक r कांस्टेंट रेडियस है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल सरफेस ऑलवेज कांस्टेंट।
वो किसी रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा सरफेस पर, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसके बाद अगर केस थर्ड की बात करूं, आपको कह दिया गया है कि इनसाइड व्हेन पी पॉइंट इनसाइड सरफेस या इनसाइड सेल, इनसाइड शेल, नॉन कंडक्टिंग की बात चली है तो आप ये दोबारा से लिखेंगे, फिर ये हाफ दोबारा से लिखेंगे, और लिखने के बाद क्योंकि अंदर तो वॉल्यूम है, सरफेस एरिया की वैल्यू लिख देंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और फिर दोबारा इसमें ऐसा ना करने के बाद सिर्फ आर को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल आर से। ये आंसर। इतना लिखने पे आपको किसी भी बोर्ड के, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आईएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या हरियाणा पंजाब, किसी भी बोर्ड से हो, 101% आपको इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि हमारे टीचर्स के पास जो आंसर शीट आती है वो आंसर शीट इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं होती फिजिक्स में कि आपको एक एक इक्वेशंस लिख के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी समझते हैं कि फिजिक्स का पेपर बहुत लेंदी होता है और बच्चा थोड़ा तो शॉर्टकट करेगा, और अगर इतने शॉर्टकट उसने कर दिया मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर है, वो रट्टाफिकेशन नहीं करता। अब जरा थोड़ा इसे डिटेल में समझिएगा। एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल में ये पढ़ा है, अगर मैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल को ज्योमेट्रिकली पढ़ूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, तो अंदर इनसाइड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो आप ऐसे बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये था जो एक कांस्टेंट टर्म थी, क्योंकि आर कांस्टेंट है और ये सभी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ लिखेंगे आप ई मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम होगा ई। क्यों जी? क्योंकि आउटसाइड में आपके पास E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर लिया था, मतलब आउटसाइड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। तो मतलब एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल पर अंदर भी चार्ज कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, वो सारा सरफेस पर ज़्यादा लाइज करता है 90% के आसपास, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आता है, और उसके बाद जितना भी दूरी आप बनाएंगे एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल से, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए था। अगर आपको आसान लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, फ़िलहाल जो लॉकडाउन है इसमें बच्चा ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ता है, और ऑनलाइन जहाँ उसने फ़ीस पे कर दी वो वहीं पढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी तो जेब से फ़ीस गई। तो उस तक आपको ये वीडियो पहुँचानी है सबसे पहले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।